हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11 का जो चैप्टर था, पहला चैप्टर यानी कि समुच्चय, उसमें जो समुच्चय के प्रकार जो बाकी बचे थे, जो कि उपसमुच्चय, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय थे, आज हम उनके बारे में जानेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं उपसमुच्चय की। उपसमुच्चय यानी कि इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट। तो उपसमुच्चय आखिर होता क्या है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास x एक समुच्चय है और कहा है कि ये क्या है, समुच्चय x है, कक्षा 11 के विद्यार्थी, और समुच्चय y है हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी। तो समुच्चय x क्या है हमारे पास कि कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, और y समुच्चय क्या है कि हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी। तो जो सभी विद्यार्थी हमारे विद्यालय के, उनमें कक्षा 11 के भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो समुच्चय x है वो क्या है, उप समुच्चय है y का, यानी कि समुच्चय x समुच्चय y का क्या है, उप समुच्चय है। कैसे कि समुच्चय x क्या है, कक्षा 11 के विद्यार्थी, और समुच्चय y क्या है, विद्यालय के सभी विद्यार्थी। तो विद्यालय के सभी विद्यार्थियों में कौन कौन आते हैं, कक्षा जितनी भी कक्षाएं हैं, और सम्मिलित किसको करके, कक्षा 11 के विद्यार्थियों को करके। तो इसलिए क्या हो जाएगा, समुच्चय x किसका उपसमुच्चय हो जाएगा, समुच्चय y का। और इसको हम इस चिन्ह से निरूपित करते हैं, जहाँ पर भी ये चिन्ह होगा इसको हम क्या पढ़ेंगे, सबसेट, यानी कि x इज द सबसेट ऑफ y, यानी कि यहाँ पर क्या है, x उपसमुच्चय है y का। तो सीधे सरल शब्दों में अगर हम कहें तो क्या होगा, माना a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं, या माना x और y दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त मतलब कि जिनमें अवयव उपस्थित हों, चाहे एक हो या दो हो, वो रिक्त नहीं होने चाहिए। तो यदि दो अरिक्त समुच्चय x और y हैं, तथा क्या है, जो x के सभी अवयव हैं वो y में उपस्थित हैं। x के तो सभी अवयव y में हैं, लेकिन y के सभी अवयव x में नहीं है, यानी कि y के कुछ ही अवयव x में हैं, जबकि संपूर्ण जो x है वो y में है। तो इसलिए x क्या हो जाएगा, y का उपसमुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरे उदाहरण की, तो समुच्चय a माना समुच्चय a है हमारे पास AEIOU, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के पांचों स्वर। और समुच्चय B की बात करो तो यहाँ पर ABC और XYZ। अगर मैं यहाँ पर समुच्चय A को अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों से निरूपित करूँ और समुच्चय B को संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हों, तो तब क्या होगा, समुच्चय A तो संपूर्ण रूप से B में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, समुच्चय A B का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो उपसमुच्चय का मतलब क्या है, अगर कोई दो अरिक्त समुच्चय A B हैं और A के सभी अवयव B में उपस्थित है, तब क्या होता है, A B का उपसमुच्चय होता है। ठीक है। तो उपसमुच्चय क्या है कि यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, यानी कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव किस में हो, B में उपस्थित हो, यानी कि इसमें क्या है, B में उपस्थित हैं, तब क्या होता है, समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय स्वयं में एक समुच्चय होता है। तो देख लेते हैं इसको सांकेतिक रूप में कि यदि A बिलोंग करता है समुच्चय A में, और वही A बिलोंग करता है किसमें, समुच्चय B में, तो A किसका उपसमुच्चय कहलाएगा, B का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है।
और किसी समुच्चय का, यानी कि हमारे पास अगर कोई समुच्चय में A मान लेता हूँ जिसमें अवयव हैं 1 2 3, तो अगर हम इसके उपसमुच्चय निकालें तो उपसमुच्चय की संख्या के लिए उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है 2 की पावर n। यहाँ पर n क्या है, n है उस समुच्चय में उपस्थित, यानी कि इस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो उपसमुच्चयों की संख्या हम कैसे निकालते हैं कि 2 की पावर में उतना आता है जितने उस समुच्चय में क्या हो, अवयवों की कुल संख्या हो। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 की घात 3, क्योंकि यहाँ पर 3 ही अवयव हैं, इसलिए इस समुच्चय के कुल 8 उपसमुच्चय होंगे। कैसे देख लेते हैं। समुच्चय ए, एक और बात बता दूँ कि जो हमारे पास समुच्चय, कोई भी समुच्चय है, अगर हम उसमें देखें तो फाई क्या होता है, फाई मतलब कि अगर मैं a बराबर फाई लिख दूँ, समुच्चय a बराबर फाई, तो मतलब कि समुच्चय रिक्त समुच्चय है। लेकिन किसी भी समुच्चय में फाई अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है, इसलिए फाई भी एक किसी भी हर प्रत्येक समुच्चय का फाई क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। और कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। यहाँ पर मैं A इज सबसेट ऑफ A भी लिख सकता हूँ। और अगर कोई भी समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे वहाँ पर, नॉट सबसेट का। जैसे हमने बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का किया था, वैसे ही होता है सबसेट और नॉट सबसेट का। ठीक है, तो अगर हम समुच्चय A के उपसमुच्चयों की बात करें तो पहला क्या बनेगा हमारे पास, A1 बनेगा फाई, क्योंकि फाई तो सब में होता ही है। समुच्चय A2 कैसे बनेगा कि सभी अवयवों को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते चलेंगे, फिर 2 3 और फिर इस समुच्चय A का एक और उपसमुच्चय बनेगा, वो होगा 8 उपसमुच्चय हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2 3 एंड A7 होगा 1 3 और समुच्चय A का 8वां उपसमुच्चय क्या बनेगा 1 2 3। तो इस प्रकार हम क्या बनाते हैं, उपसमुच्चय बनाते हैं। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय हम इसी प्रकार लिखते हैं। और उनकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 2 की पावर n, और n क्या है, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। उदाहरण 9 है हमारे पास कि ये जो समुच्चय हैं इनको हमें यहाँ पर दिखाना है कि कौन से चिन्ह दर्शाने हैं, सबसेट का और नॉट सबसेट का। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास फाई बी, तो फाई और बी में क्या होगा, सबसेट होगा या नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि फाई क्या होता है, हर एक प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फाई इज सबसेट ऑफ बी, फाई इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर a और b, अगर हम a और b को गौर से देखें तो a के जो अवयव हैं, यानी कि a का जो अवयव है 1, वो b में तो है लेकिन 3 इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए a इज नॉट सबसेट ऑफ b। तो a उपसमुच्चय नहीं है किसका, b का, या फिर हम कह सकते हैं b का उपसमुच्चय a नहीं हो सकता, क्योंकि a के जो सभी अवयव हैं वो b में उपस्थित नहीं है। A और C में देखते हैं तो इसमें A के जो सभी अवयव हैं यानी कि 1 और 3 वो C में उपस्थित हैं, 1 और 3, इसलिए क्या हो जाएगा, A उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, C का उपसमुच्चय हो जाएगा A, क्योंकि A के सभी अवयव किस में हैं, C में उपस्थित हैं। चौथा है कि B और C, तो B के सभी अवयव यानी कि 1 5 9 C में भी उपस्थित है, 1 5 9, इसलिए B भी उपसमुच्चय हो जाएगा C का। उदाहरण 10 है हमारे पास कि मान लीजिए हमें 2 समुच्चय दिए हैं A और B, तो इनमें हमें बताना है कि क्या A उपसमुच्चय है B का और क्या B उपसमुच्चय है A का, और इसका कारण भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो समुच्चय A और B की बात करें तो समुच्चय A के अवयव यानी कि A तो B में उपस्थित है लेकिन
ई, आई, ओ और यू बी में उपस्थित नहीं है, इसलिए ए तो उपसमुच्चय नहीं होगा किसका, बी का। ए तो उपसमुच्चय नहीं होगा बी का, ये तो हमने देख लिया क्योंकि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित नहीं हैं। अगर हम वहीं बात करें क्या बी उपसमुच्चय है ए का, तो देख लेते हैं बी के सभी अवयव ए में उपस्थित नहीं हैं, यानी कि ये जो बी है इसके जो अवयव है यानी कि ए के अतिरिक्त बी, सी और डी वो ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या होगा, बी भी उपसमुच्चय नहीं होगा ए का। उदाहरण 11 है हमारे पास, माना 3 समुच्चय हैं हमारे पास ए, बी और सी, और यहाँ पर दिया है हमको कि ए बिलोंग करता है बी में। बिलोंग और उपसमुच्चय होना अलग अलग है, दोनों में बहुत ही अंतर है। तो ए तो बिलोंग कर रहा है बी में और बी उपसमुच्चय है सी का, तो हमें बताना है कि क्या ए भी उपसमुच्चय होगा सी का। तो चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए अगर समुच्चय ए है हमारे पास 1 और समुच्चय बी है हमारे पास और समुच्चय सी है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि ए किस में बिलोंग करता है, बी में, यानी कि ये जो पूरा है वो क्या है, ए है, तो ए तो बिलोंग कर रहा है बी में, और बी उपसमुच्चय है सी का, क्योंकि बी के सभी अवयव यानी कि कर्ली ब्रैकेट के साथ 1 और 2 दोनों ही सी में उपस्थित हैं, इसलिए बी उपसमुच्चय होगा सी का। ये भी सही है, लेकिन अब हमें बताना है कि क्या ए उपसमुच्चय है सी का। तो ए का जो अवयव है यानी कि 1 वो इसमें है या नहीं, ये हमें बताना है। तो वैसे तो दिख रहा है कि ए उपसमुच्चय है सी का, क्योंकि ये यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ए उपसमुच्चय नहीं है किसका, सी का। क्यों? क्योंकि ए का जो अवयव है वो केवल कितना है, 1 है, जबकि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के साथ सी में उपस्थित है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि किसी समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ये है क्या है, ये कोई समुच्चय है ए, उसका कोई अवयव है 1, तो उस समुच्चय का ये जो समुच्चय है उसका स्वयं का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर बात की जाए कि ए उपसमुच्चय है सी का, तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ पर ए उपसमुच्चय नहीं है सी का, क्योंकि ये जो अवयव है वो कर्ली ब्रैकेट के साथ सी में उपस्थित है, जबकि यहाँ पर तो केवल 1 ही उपस्थित है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं होगा। तो चलिए अब वास्तविक संख्याओं के जो समुच्चय हैं उनके उपसमुच्चयों की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारे पास जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उनका क्या होता है, एक संग्रह होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यदि n है तो वो कहाँ से शुरू हुआ, 1, 2, 3 और अनंत तक चलता जाएगा। पूर्ण संख्याओं का अगर हम समुच्चय की बात करें यानी कि होल नंबर्स, तो वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक ये भी चलता जाता है। अब अगर मैं बात करूँ पूर्णांकों के समुच्चय की, पूर्णांक संख्या के समुच्चय, यानी कि अगर हम इसको z से निरूपित करें तो इसमें तो ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी, 0 भी आएगा और क्या आएगा, धनात्मक संख्याएं भी आएंगी, और वो भी कहाँ तक होंगी, अनंत तक होंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, जो और परिमेय संख्याओं की भी अगर हम बात करें, परिमेय संख्याएं यानी कि q, तो यहाँ पर क्या होगा, x सच दैट x क्या है, p/q है, यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो किसके रूप में होती हैं, p/q की, और p और q क्या है, किस में बिलोंग करते हैं, हमारे पूर्णांक संख्याओं में, और क्या है, q बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। ये तो हमारी क्या है, परिमेय संख्याओं की परिभाषा है। तो परिमेय संख्याएं क्या हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब यदि हम ढंग से देखें तो ये जो प्राकृत संख्याएं हैं ये सभी किस में उपस्थित है, पूर्ण संख्याओं में, यानी कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो किसका उपसमुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्या है, जो हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं वो किसकी उपसमुच्चय भी हैं,
पूर्णांकों की। तो पूर्णांकों के उपसमुच्चय कौन कौन है? प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्राकृत संख्याएं हैं, उपसमुच्चय किसकी? पूर्णांकों की। पूर्णांक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं -3 है और उसके नीचे मैं -2 लिख दूँ, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो ये दोनों क्या बना लेती हैं? परिमेय संख्याएं बना लेती हैं। तो अगर इसी प्रकार सब किया जाए, अगर हम भाग करते जाएं किसी दूसरी संख्या से पूर्णांक संख्याओं में, तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। इसलिए ये जो पूर्णांक है ये उपसमुच्चय होंगे किसके? परिमेय संख्याओं के। और परिमेय संख्याएं उपसमुच्चय होंगी वास्तविक संख्याओं की, क्योंकि ये इन सभी का संग्रह क्या होता है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। यदि अब हम अंतराल की बात करें तो पहला हमारे पास खुला अंतराल या विवृत अंतराल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओपन इंटरवल। तो यदि हमारे पास क्या है? ए और बी हैं जो वास्तविक संख्याओं में बिलोंग करते हैं। कोई दो संख्याएं ए बी और बिलोंग करती हैं किसमें? वास्तविक संख्याओं में। तथा क्या है? जो ए है वो छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है किससे? बी से। तो समुच्चय क्या? x सच दैट a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b क्या कहलाता है हमारे पास? खुला अंतराल कहलाता है। और इसे हम, ये है खुला अंतराल, इसको ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं। और अगर हम ए और बी को ऐसे कॉमा लगा के दर्शा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? खुला अंतराल बन जाता है, से निरूपित करते हैं। ठीक है, निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, अगर ए बी कोई दो संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं में बिलोंग करती हैं, और अगर कोई संख्या तीसरी संख्या है x जो क्या है? a से तो बड़ी है लेकिन b से छोटी है, तब ये जो समुच्चय कहलाता है ये क्या कहलाता है? खुला अंतराल। इन दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, और अगर हम इसके संख्या रेखा पर दर्शाएं तो यहाँ पर क्या है? खुले अंतराल को हम हमेशा, यदि ये a है और ये b है, तो यहाँ पर हम सदैव खुले डॉट से इनको दर्शाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई जो खुला अंतराल है उसके ये दो अवयव हैं और उनके बीच में बहुत सारी संख्याएं उपस्थित है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बंद अंतराल, बंद या संवृत अंतराल। इसमें भी क्या है कि अगर कोई ए और बी दो संख्याएं हैं जो कहाँ बिलोंग करती हैं? वास्तविक संख्याओं में। और यहाँ पर क्या है? a इज़ लेस देन इक्वल टू x है एंड x इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? अगर x a से बड़ा भी और बराबर भी और b से छोटा भी और बराबर भी, तब हम इस समुच्चय को कैसे क्या कहते हैं हम? x सच दैट, अगर ये कोई समुच्चय है, दो संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्याओं में बिलोंग करती हैं, और कोई तीसरी संख्या यानी कि x जो क्या है? a से बड़ी भी और a के बराबर भी, b से छोटी भी है और b के बराबर भी, तो ये क्या कहलाता है? बंद अंतराल। और इसको हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं। और संख्या रेखा में कैसे दर्शाते हैं? ये जो डॉट होते हैं इनको हम पूर्ण रूप से भर देते हैं, और ये क्या कहलाता है? हमारा ये क्या कहलाता है? हमारा बंद अंतराल कहलाता है। अब एक खुला और एक बंद अंतराल, अब अगर मैं बात करूं कि ए और बी क्या हैं? बिलोंग कर रहे हैं आर में, और समुच्चय है कोई हमारे पास कि ए छोटा है एक्स से लेकिन छोटा भी और बराबर भी है बी के। तो इसको हम कैसे निरूपित करेंगे? यहाँ पर हमारे पास बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर खुला अंतराल आएगा ए और बी। क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी है इसलिए हम यहाँ पर बंद अंतराल का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? एक खुला और एक बंद अंतराल। और इसको कैसे दर्शाते हैं संख्या रेखा पर? ये तो खुला आता है और ये पूर्ण रूप से भरित डॉट, तो ये क्या हो गया? ए बी। ठीक है,
इसके बाद चौथा है हमारे पास एक बंद व एक खुला अंतराल। एक बंद तथा एक खुला अंतराल, इसमें भी सेम वही होगा कि ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, और समुच्चय है यदि हमारे पास ए छोटा बी और बराबर भी है किसके, एक्स के, और एक्स छोटा है किससे, बी से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बराबर का चिन्ह है इसलिए बंद अंतराल ए और बी, और यहाँ पर क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए खुला अंतराल। और इसको कैसे निरूपित करेंगे, ए और बी। अब अगर मैं एक उदाहरण की बात करूँ तो कोई उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि x सच दैट x बिलोंग करता है R में, x यानी कि वास्तविक संख्याओं में बिलोंग करता है, और क्या है यहाँ पर -5 से बड़ा है कौन, x, और 7 से छोटा भी और 7 के बराबर भी। तो देखिए इसको कैसे निरूपित करेंगे हम कि -5 कैसे आएगा, खुले अंतराल में, और 7 कैसे आएगा, बंद अंतराल में। तो यहाँ पर -5, अगर हम इस समुच्चय का रोस्टर रूप बनाएं तो यहाँ पर -5 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा यहाँ पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, और यहाँ से 7 तक आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो तो 5 से तो बड़ा है लेकिन 7 के बराबर भी है और छोटा भी, इसलिए हम 7 को तो लिखते ही हैं। तो यहाँ पर 7 को लिखा जाता है लेकिन 5 को नहीं लिखा जाता। तो यहाँ से समझने वाली बात यह है कि जब भी हमको खुला अंतराल प्राप्त होगा तो हम उसका मतलब समझेंगे कि उस संख्या के बाद वाली संख्या ही हमको समुच्चय के अंदर दी गई है, और यदि बंद अंतराल हुआ तो वो संख्या भी उस समुच्चय में सम्मिलित मानी जाती है। अब है हमारे पास घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है ये देख लेते हैं। तो घात समुच्चय क्या है, यदि कोई समुच्चय है A और समुच्चय A के अवयव हैं 1 और 2, तो अगर मैं इसके उपसमुच्चय निकालूं, तो सबसे पहले अगर मैं इसके उपसमुच्चय निकालता हूं तो उपसमुच्चयों की संख्या पहले ही हम निकाल लेते हैं। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर कितने अवयव हैं, 2 ही अवयव हैं। तो उपसमुच्चय कुल कितने प्राप्त होंगे, हमें 4 प्राप्त होंगे। तो सबसे पहला तो क्या होगा 5, फिर दूसरा क्या होगा हमारे पास 1, तीसरा जो उपसमुच्चय प्राप्त होगा वो होगा 2, और चौथा जो उपसमुच्चय प्राप्त होगा वो होगा 1 और 2। तो अगर मैं इस सबको, इन उपसमुच्चयों का एक समुच्चय बनाऊं कुछ इस प्रकार से कि ये जो सभी उपसमुच्चय हैं इनको मैं एक ही समुच्चय के अवयव बना दूं, तो ये संपूर्ण हमारा क्या कहलाता है, घात समुच्चय। घात समुच्चय। तो अब मैं बात करूं, अगर समुच्चय कोई समुच्चय है, अगर उसके उपसमुच्चयों का हम संग्रह कर लें या किसी एक समुच्चय में बंद कर दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा घात समुच्चय कहलाता है। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो समुच्चय A के उपसमुच्चयों का संग्रह क्या कहलाता है, A का घात समुच्चय कहलाता है। पहले हमारे पास एक समुच्चय था, हमने उसके उपसमुच्चय ज्ञात किए, उसका एक संग्रह बनाया, तो वो क्या कहलाया, हमारा घात समुच्चय कहलाया। ठीक है। और घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय हमारे पास जो हमने किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का संग्रह किया तो वो क्या है, घात समुच्चय। और इसे निरूपित कैसे करेंगे हम, क्योंकि ये घात समुच्चय है यानी कि P, तो इसको पावर ऑफ A, यानी कि घात समुच्चय है किसका, समुच्चय A का, तो ये क्या हो जाएगा, घात समुच्चय किसका, समुच्चय A का। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो कोई समुच्चय है, अगर कोई समुच्चय A है और उसमें जो अवयवों की संख्या है यानी कि नंबर ऑफ क्या A कितनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ A 2, यानी कि कितने अवयव हैं, 2। अगर मैं इसको व्यापक रूप में मानूं तो नंबर ऑफ A मान लीजिए M है, तो हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ घात समुच्चय में, तो घात समुच्चय में कुल कितने अवयव होंगे, 2 की घात m होंगे। तो 2 की घात m का मतलब क्या है, घात समुच्चय में उतने ही अवयव होंगे जितना कि समुच्चय A में अवयव हैं, और उसका हम क्या कर देंगे 2 की घात m, और m क्या है यहाँ पर
समुच्चय, जो समुच्चय हमने लिया है उसके अवयवों की संख्या है। अगर मैं इस उदाहरण की बात करूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ यानी कि कुल अवयव कितने हैं घात समुच्चय के, 4 हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अवयवों की संख्या इस समुच्चय में कितनी है, 2, तो ये भी कितना आएगा, 4 बराबर 4। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि क्या है, घात समुच्चय के जो कुल अवयव हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2 की घात m, और जहाँ m क्या है, जो समुच्चय हमने लिया था उसके अवयवों की कुल संख्या होती है। फिर लास्ट है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल समुच्चय क्या होता है, जो सबके लिए समान हो। मतलब कि अगर कोई हमारे पास कोई एक समूह है और उसके जो संभावित अवयव हैं तो उनके जो समुच्चय होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, जिसको हम यू से निरूपित करते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो जितनी भी, अगर मैं सभी प्राकृत संख्याओं का एक संग्रह कर लूँ, क्योंकि क्या है, जो प्राकृत संख्याएं वो क्या है, एक अलग क्या है, समूह है, किसका, संख्याओं का। तो अगर मैं संख्याओं का एक अलग संग्रह बना दूं यहाँ पर अनंत तक, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय, जो सबके लिए समान हो। ये जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूँ कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि अगर मैं r की बात करूँ तो r भी क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय या पूर्णांकों का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमारे पास क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। या फिर अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं कि अगर हम मानव जनसंख्या का अध्ययन करें तो विश्व के जो सभी मानव होंगे, जो सभी व्यक्तियों की संख्या होगी, वो भी क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि वो भी सभी के लिए क्या है, समान है। ठीक है।